नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विसेज मेड इजी। यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मंडे से मतलब 5 तारीख से हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है RO के लिए, UPPCS के लिए और UPSC के लिए। यहाँ पे 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी। आपके जो भी डाउट्स होंगे, एक्चुअली एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जहाँ पे आपको जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप पर्सनली मेंटरशिप के थ्रू क्लैरिफाई कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज पे बात कर सकते हैं, या आपके जहन में जो भी समस्या हो उस पर आप बात कर सकते हैं। जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए हम ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो काइंडली अपनी सीट को जल्दी से जल्दी रिजर्व करें और इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप करके जल्दी से जल्दी अपनी सीट फिक्स करें। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, जो भी पेमेंट स्टेटस होगा उसकी रिसीट आप शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद आपको पेड ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करें और यहाँ पर मैसेज करें, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, UPSC, UPPCS और RO इन तीनों ही एग्ज़ाम के प्रीलिम्स अब एक सीरीज़ में लगे हुए हैं और तीनों में ही ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे कंडीशन में मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि एक बहुत बड़ा और वाइड सब्जेक्ट है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके रिवीजन में ज़रूरी नहीं है कि सारे फैक्ट्स और डिटेल्स या पूरी स्पेक्ट्रम ही पढ़ी जाए। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊँ 1707 से लेके 1947 तक, तो आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी। आपको सिर्फ ध्यान से इस कहानी को सुनना है। यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकली हर एक चीज़ क्लियरली मैं बताते चले जाऊँगा, और अगर आपने ये कहानी लास्ट तक सुनी तो मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी कंसेप्ट आपका अनरिवाइज्ड नहीं रह जाएगा। अगर आपने इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री नहीं भी करी है तो भी इसे सिर्फ सुन लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी और आप UPSC से लेके RO तक के सभी क्वेश्चंस करने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो पूरी कहानी सुनने के बाद आप डिसाइड करेंगे, तो काइंडली इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बट इसको सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम की डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1707 में, जहाँ पे औरंगज़ेब की डेथ हुई, ठीक है। बट मॉडर्न हिस्ट्री में घुसने से पहले हमको ये समझ लेना ज़रूरी है कि 18th सेंचुरी में इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी और यूरोपियन कॉमर्स कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 18th सेंचुरी इंडिया में पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। तो देखिए, 18th सेंचुरी का मतलब हुआ 1700s वाले ईयर्स, ठीक है। 1707 में औरंगज़ेब, जो कि लास्ट मोस्ट पावरफुल मुगल रूलर था, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही उसकी डेथ होती है तो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की कमी हो जाती है और इंडिया में एक फ्रैगमेंटेड पॉलिटी नज़र आती है, ठीक है। तो जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है, वहाँ से ही हम डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर को हम कंसिडर करते हैं। मतलब मुग़ल सल्तनत का जो विघटन है उसको हम वहीं से काउंट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 बड़े इवेंट्स होंगे। पहली चीज़, औरंगज़ेब की डेथ हुई तो वहाँ से डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही डिक्लाइन स्टार्ट होगा तो इसमें होगा क्या, बेसिकली 3 इंडिपेंडेंट मुग़ल रियासत डेवलप हो जाएंगी।
बंगाल की, हैदराबाद की और अवध की। और इसके साथ साथ 2 नॉन मुगल रियासत भी डेवलप होंगी, मैसूर और मराठास। ये क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो गई। डेथ होने से क्या हुआ? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की कमी हो गई। अब इंडिया में कोई भी ऐसी बड़ी शक्ति नहीं थी जो सभी चीज़ों को सेंट्रलाइज्ड वे में पकड़ के रख सके। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब यूरोपियन कॉमर्स कैसे स्टार्ट हो रहा है? तो इंडिया के अंदर कुछ फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन कंपनीज आनी स्टार्ट होंगी। सबसे पहले आएंगे पोर्चुगीज, उसके बाद आएंगे डच, उसके बाद आएंगे इंग्लिश और उसके बाद आएंगे फ्रेंच। इस ऑर्डर को याद करने के लिए एक कोड है जिसे आप याद कर लीजिए, जिससे बोलते हैं PDEF। P से पोर्चुगीज, D से डच, E से इंग्लिश, F से फ्रेंच। तो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया? सबसे पहले आया पोर्चुगीज, सबसे बाद में आए फ्रेंच। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देखिए, इसी 18th सेंचुरी में, दैट मीन्स 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, तो इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट मुगल रियासत और नॉन मुगल रियासत डेवलप हो रही हैं। दूसरी तरफ फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो बेसिकली इंडिया के साथ अपना कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रही हैं। उसके लिए सबसे पहले आ रहे हैं डच, सबसे पहले आ रहे हैं पोर्चुगीज, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लिश और फिर फ्रेंच। और तीसरी चीज़ आपको जो यहाँ कंसिडर करनी है वो है 18th सेंचुरी में, मतलब 1757 के आसपास या 1750 के आसपास इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें अभी तक हाथ से बनाई जा रही थी वो अब मशीन से बनाई जाएंगी। तो मशीन से क्या होगा? प्रोडक्शन बहुत लार्ज वॉल्यूम में होगा। तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा है, बट इस प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए, बरकरार बनाए रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? रॉ मटेरियल की। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल भी मिल गया, तो ये जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं बेचेंगे कहाँ? सो इसे बेचने के लिए हमें मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हो रहा है और उसको फुलफिल, उससे जारी रखने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल और मार्केट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के लिए ही इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट स्टार्ट होगा, जहाँ पे एक कंट्री क्या करेगा? पावर का यूज़ करते हुए, फोर्स का यूज़ करते हुए दूसरे कंट्री को अपना गुलाम बनाएगा और उसका शोषण करना स्टार्ट करेगा। शोषण जो है सोशल भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा और पॉलिटिकल भी होगा। ठीक है, तो ये हुआ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में इंडिया की कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन, और यूरोपियन कॉमर्स में क्या चल रहा था, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ उसका एक शॉर्ट में ऑर्डर देख लीजिए, क्या क्या हुआ। औरंगजेब के बाद कौन कौन से रूलर्स आए, उसमें सभी रूलर्स को या सभी एम्परर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एम्परर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं या जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बस सुनते चले जाइए। ठीक है, औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो राजगद्दी पे कौन आया? औरंगजेब का लड़का जिसका नाम था बाबर शाह 1। ये गद्दी पे रहा 1707 से लेके 1707 से लेके 1712 तक। दैट मीन्स 5 साल ये गद्दी पे रहा। ये वो अकेला ऐसा मुगल रूलर था, बाद वाला रूलर, जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। बाबर शाह ने पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन यूज़ किया, मतलब जाट्स के साथ, सूतानामीज के साथ, सिखों के साथ एक अच्छी पॉलिसी बना के रखी और उनको अपने फोर्सेस में शामिल किया। नेक्स्ट इसके बाद आए जानदार शाह। जानदार शाह बेसिकली एक वीक रूलर था और ये गद्दी पे बैठाया गया जुल्फिकार खान के द्वारा। जुल्फिकार खान, अब देखिए जुल्फिकार खान का फंडा क्या था? सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। अभी तक आप लोगों ने सुना है डार्विन का प्रिंसिपल था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हम ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिला सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। जुल्फिकार खान हमेशा
सबसे कमज़ोर राजा को ही, ये सबसे कमज़ोर राजकुमार को ही गद्दी पर बैठाया करते थे। रीज़न, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते हैं, सारी बागडोर इनके हाथ में आ जाएगी। पावर मतलब वो एक पपेट रूलर की तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो जानदार शाह को जुल्फिकार ने गद्दी पे बैठाया, मगर सैयद ब्रदर्स ने उन्हें मार दिया। ठीक है, और सैयद ब्रदर्स कौन थे? ये दो भाई थे, एक थे अब्दुल्ला और एक थे हुसैन अली। इन्हें किंग मेकर्स कहा जाता है। क्योंकि ये किंग मेकर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जानदार शाह को मारा और उसके जगह फारूक सियर को गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, अब फारूक सियर को गद्दी पे बैठाया तो फारूक सियर को भी इनके बदले में कुछ करना होगा। तो जो सैयद ब्रदर्स थे उनमें से जो अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला को वज़ीर बना दिया गया और हुसैन अली को मीर बख्शी बना दिया गया। मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति। ठीक है, और जो वज़ीर होता है उसके हाथ में सारी फाइनेंशियल पावर्स आती हैं। तो देखिए गद्दी पे कौन बैठा है? फारूक सियर, बट एक्चुअल पावर्स किसके हाथ में है? अब्दुल्ला के हाथ में और हुसैन अली के हाथ में, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सैयद भाई या सैयद ब्रदर्स। वज़ीर में के पास क्या है? पूरी फाइनेंशियल पावर्स हैं। और मीर बख्शी मतलब हुसैन अली जो हैं उनके पास पूरी आपकी मिलिट्री पावर्स हैं। तो मिलिट्री भी आपके हाथ में है और फाइनेंस भी आपके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है राजा का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब फारूक सियर के बाद फिर से दो वीक रूलर्स गद्दी पे आएंगे जो हार्डली 8 से 9 साल रहेंगे। इनका सिर्फ नाम आपको याद रखना है, एक है रफ़ीउद रजत और दूसरे हैं रफ़ीउद दौला। ठीक है, इनका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन पे क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो लाइन में आएगा वो होगा मोहम्मद शाह रंगीला। ये रूल करेंगे 1720 से लेके 1748 तक। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद शाह रंगीला 1720 से लेकर 1748 तक गद्दी पर रहेंगे। बट क्योंकि इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है रंगीला, तो अलग टाइप के आदमी थे और लड़ाई झगड़े में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। तो इनके टाइम में बेसिकली 3 सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स अब पिक्चर में आएंगे। ये तीनों सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं? बंगाल है, हैदराबाद है और अवध है। बंगाल को इस्टेब्लिश किया किसने? मुर्शीद कुली खान ने। इस नाम को आपको याद रखना है। बंगाल वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय मुर्शीद कुली खान। हैदराबाद को इस्टेब्लिश किया चीन किलीच खान ने। और रंगीला ने एक टाइटल दिया निज़ामुल मुल्क आसफ शाह। निज़ामुल मुल्क आसफ शाह, ये टाइटल चीन किलीच खान को दिया गया मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। ठीक है, तो आप इनकी तो अब आप देखिए कि इन्हीं के राज में सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जा रहा है और उसी को ये टाइटल भी दे रहे हैं रंगीला। हाउ इंटरेस्टिंग, राइट। तीसरी रियासत जो अब पिक्चर में आई वो थी अवध। इसको इस्टेब्लिश किया सादात खान ने और रंगीला ने इन्हें भी एक टाइटल दिया बुरहानुल मुल्क। बुरहान उल मुल्क, इसका टाइटल मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें भी दिया। ठीक है, अब क्योंकि देखिए 1720 से लेकर 1748 तक ये गद्दी पे है और 1739 में नादिर शाह आता है इंडिया में और बैटल ऑफ करनाल होती है। कब? 1739 में बैटल ऑफ करनाल विथ नादिर शाह। और यहाँ पे क्या होता है कि नादिर शाह के साथ जो लड़ाई हुई उसमें मुगल एम्पायर अंदर से कितनी हॉलो है ये एक्सपोज हो गया। मतलब कोई भी अच्छा रूलर, कोई भी पावरफुल रूलर या एम्परर इस समय राजगद्दी पे नहीं है। सो इट वाज एक्सपोज्ड, इट एक्सपोज्ड द हॉलोनेस ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, इसके बाद गद्दी पे आते हैं अहमद शाह जो 1748 से लेके 1754 तक गद्दी पे रहेंगे। उसके बाद आलमगीर 2 और उसके बाद शाह आलम 2। अब शाह आलम 2 आएंगे 1760 में और ये 1807 तक रहेंगे।
1760 से लेके 1807 तक। शाह आलम II का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं का नाम आगे बैटल ऑफ बक्सर में आपको पढ़ना है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 1764 में हुई, 1764 में। इसके बाद जो अगले रूलर आएंगे वो होंगे अकबर II, 1807 से लेके 1835 तक। अकबर II ही वो राजा हैं जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है, अकबर II। और ये ब्रिटिशर्स के पेंशनर थे, ठीक है। और जो लास्ट मुगल एम्परर इस कैटेगरी में आएंगे वो होंगे आपके बहादुर शाह II। ये बेसिकली एक पोएट थे और जफ़र टाइटल के अंडर में पोइट्री किया करते थे। इनके कोर्ट में मिर्ज़ा गालिब भी हुआ करते थे। आप सभी को मालूम है कि मिर्ज़ा गालिब एक इतने पॉपुलर शायर थे कि उनके कोट्स वगैरह आज तक भी बोले जाते हैं, ठीक है। और 1857 का जो गदर हुआ था, द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें बहादुर शाह II का एक्टिव रोल था, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो मुगल एम्पायर का विघटन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, और कौन कौन से रूलर्स आए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा, ये बात आपको एकदम क्लियर हमें लगता है यहाँ तक। देखिए, अब इसके बाद आपको देखना होगा कि यूरोपियन कॉमर्स की इंडिया में स्टार्टिंग कैसे हुई। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि नेचर ऑफ ट्रेड इंडिया का कैसा था दुनिया के साथ। तो उस समय अगर आप देखें तो इंडिया के पास एक वेल डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। मसालों में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। स्ट्रॉन्ग वीविंग इंडस्ट्री थी। वीविंग इंडस्ट्री में आपका कॉटन सिल्क हो गया, सिल्क के कपड़े हो गए, आइवरी वर्क हो गया, और डेमिसेंट। डेमिसेंट मतलब तलवार के ऊपर जो नक्काशी करी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंडिया के फेवर में थी। इंडिया इनका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था और पूरी दुनिया में इसकी हैवी डिमांड थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दोनों ही इंडिया के फेवर में था। अब यहाँ पे देखिए व्यापार होता कैसे था, हाउ वाज द ट्रेड कैरीड ऑन। तो ट्रेड जो होता था वो लैंड रूट के थ्रू होता था। इंडिया और यूरोप, ठीक है, इनके बीच में टर्की था। टर्की आप सबको पता है कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ये एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो वाया टर्की जो है इंडिया के सारे ट्रेड्स जो होते हैं हुआ करते थे। बट 1453 एडी में, 1453 याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटिपोल को टर्क्स ने कैप्चर कर लिया था और इस रूट को बंद कर दिया। 1453 एडी में टर्क्स ने इस रूट को बंद कर दिया। अब जब ये रूट बंद हो गया तो नई डिस्कवरीज का दौर स्टार्ट हुआ। मतलब नए ट्रेड रूट्स कहाँ से कैसे खोजे जाएं, ये इसके ऊपर चर्चा होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। कहाँ से कैसे इसका मतलब नई नई जगह कैसे खोजी जाएंगी, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, 1494 में, ईयर 1494 में कोलंबस ने इंडिया को ढूंढने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करी। बट वो घूमते घूमते पहुंच गया यूएसए, ठीक है। तो वो उसने यूएसए को डिस्कवर कर दिया। 1498 में, 1498 एडी में वास्को डिगामा लिस्बन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। लिस्बन कहाँ है? पोर्चुगल में। लिस्बन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और अफ्रीका के सराउंडिंग में घूमते हुए वो इंडिया पे पहुंचता है। इंडिया में पहुंचता कहाँ पे है? कैलीकट कोस्ट पे पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री आएगी इंडिया में, मतलब देखिए यहाँ तक इंडिया की डिस्कवरी तो हो गई। अब हमें देखना है कि इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए कौन कौन सी कंपनीज पहले आई, ठीक है। तो आपको पता ही है, कोड मैंने दे रखा है PDEF। सबसे पहले आएंगे पोर्चुगीज़, उसके बाद आएंगे डच, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फ्रेंच, ठीक है। तो पोर्चुगीज़ की एंट्री कैसे होती है और क्या क्या पोर्चुगीज़ करेंगे, इससे ज़रा देख लीजिए। 1498 में वास्को डिगामा कैलीकट कोस्ट पे पहुंचता है और वहाँ से ये काफ़ी सारे मसाले खरीदता है, ठीक है। और जब ये वापस जाता है तो इसे 60 टाइम्स, 60 गुना प्रॉफिट पे जाके बेचता है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद तो होड़ ही लग जाएगी।
तो 1500 एडी में क्या होता है, पेड्रो एल्वारेज कैविराल ये लिस्बन से इंडिया की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, जिससे इंडिया के साथ ट्रेड को मोनोपोलाइज किया जा सके। ठीक है, ये जर्नी तो स्टार्ट करते हैं, बट अल्फांसो डी एल्बुक्वर्क ये रियल फाउंडर माने जाते हैं पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया के। ठीक है, अल्फांसो डी एल्बुक्वर्क। इसके बाद अल्फांसो 1560 में गोवा के साथ गोवा को कैप्चर कर लेते हैं। उस समय बीजापुर एम्पायर हुआ करती थी, तो बीजापुर के राजा के साथ लड़ाई करके 1560 में ये गोवा को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो पोर्चुगीज गोवा को कैप्चर करते हैं, और गोवा को कैप्चर करने के बाद अपने सेटलमेंट्स बनाते हैं गोवा में, दमन में, दीव में, सेल्सेटी में, बसेन में, बॉम्बे में, सेंट थॉमस नियर मद्रास, और हुगली में इन बंगाल। पोर्चुगीज एम्पायर को डच खदेड़ के बाहर निकालते हैं, बट उनके सारे सेटलमेंट्स चले जाते हैं, बट गोवा, दमन और दीव उनके कब्जे में रह जाता है, जो 1960 तक उनके कब्जे में रहता है। उसके बाद जब 60 में इंडिया आज़ाद हो चुका था और इंडिया खाली करवा लेता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डच। 1602 से लेके 1759 तक ये इंडिया में रहेंगे, 1602 से लेके 1759 तक। ठीक है, अब देखिए, इंडिया के साथ ट्रेड को मोनोपोलाइज करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है, और 1605 में डच जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं अम्बोनिया, जकार्ता और गोवा। ठीक है, एम्बोनिया और जकार्ता को 1619 में कैप्चर करते हैं, और गोवा को 1639 में। और इसके साथ साथ ये अपने सेटलमेंट्स कहाँ बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में बनाते हैं, प्यूलिकट में बनाते हैं, सूरत में बनाते हैं, बिमलीपट्टनम में, कराईकाल में, और पटना में। ठीक है, 1759 में डचों को कौन हराएगा, ब्रिटिश हराएंगे, ब्रिटिशर्स आ जाएंगे और डचों को हराएंगे ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ बेदारा की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बेदारा, एंड दे वर फोर्स्ड टू लीव इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो डच हैं उन्हें इंग्लिश भगा देते हैं यहाँ से, तो डचों को इंडिया छोड़ के निकलना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 1599 में देखिए क्या होगा। 1599 में मर्चेंट्स ऑफ लंदन एक कंपनी है ब्रिटेन में जिसका नाम है मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ये ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड किया करती थी। ठीक है, इसको क्रिएट किया गया 1599 में, ईस्ट इंडीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए 1599 में इसको क्रिएट किया गया। इसी को मर्चेंट्स ऑफ लंदन को पॉपुलरली क्या बोला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। इससे पहले क्या थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये कौन सी है, मर्चेंट्स ऑफ लंदन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। तो ईयर 1600 में क्या हुआ, क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ ने 1600 में इनको एक कार्टर दिया, जिसमें इन्होंने ईस्टर्न ट्रेड के ऊपर इनको मोनोपोली दे दी 15 साल के लिए। ट्रेड ईस्टर्न मतलब ईस्ट साइड का जितना भी ट्रेड है वो यही देखेंगे। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। ठीक है, और इसके लिए कैप्टन हॉकिंस को इंडिया भेजा जाता है, इसके लिए कैप्टन हॉकिंस को इंडिया भेजा जाता है, जो जहांगीर की कोर्ट में जाते हैं और फारसी में बात करते हैं जहांगीर के साथ। ठीक है, सूरत में। तो उसके बाद क्या होता है, जहांगीर जनरस आदमी थे, थोड़ा इनको परमिशन दे दिया कि ठीक है भैया अपनी एक फैक्ट्री बना लो सूरत में। अब जेम्स हॉकिंस जो थे लेटर किसका लेके आए थे, जेम्स वन का लेटर लेके आए थे। ठीक है, और फारसी में उन्होंने बात किया, तो उन्हें मतलब इम्प्रेस कर लिया जहांगीर को, और फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन मिल गई। तो 1613 में 1613 में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी सूरत में। यह अलग बात है कि 1613 से पहले 1611 में ही कंपनी ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बना लिया था। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा एम्पायर में आता था। ठीक है, 1615 में क्या हुआ,
कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर थॉमस रो को भेजा जहांगीर के कोर्ट में, और ये 1615 में आए थे और 1620 तक यहाँ पे रहे, और जहांगीर से बहुत अलग अलग टाइप की फायदे नहीं मिले। ठीक है, 1639 में देखिए इसके बाद क्या हो रहा है। 1639 में फ्रांसिस डे को मद्रास जो है वो लीज पे मिल गया। ठीक है, लीज पे किससे मिला? फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रनौगौर, जहां पे इन्होंने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी जिसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे लीज पर मिल गया। लीज कितनी थी? 10 पाउंड साल भर की। इतने सस्ते दाम पर पूरा बॉम्बे आइलैंड ही इनको मिल गया। ये दिया किसने था? चार्ल्स टू ने दिया था, जिनकी शादी डच प्रिंसेस से हुई थी, कैथरीन से। ठीक है, 1690 में जॉब चार्नोक ने सूतानाती में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, और इसी सूतानाती को लेटर ऑन क्या कहा गया? कैलकटा कहा गया। 1717 में मुगल एम्पायर फारूक सियर ने 3000 रुपए की कॉस्ट पर इन्हें बंगाल में फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी। बंगाल में फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी, और इसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब इस यहां तक तो इंग्लिश हुए, अब इसके बाद आएंगे फ्रेंच। ठीक है, तो फाइनली लास्ट में जो इंडिया में आए वो थे फ्रेंच, जो 1760 तक, 1760 तक इंडिया में रहे। 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश करी, बट 1760 में, 1760 में ब्रिटिशर्स के साथ इनकी लड़ाई हुई बैटल ऑफ वांडीवाश में, जहाँ पे हार गए एंड दे वर थ्रोन आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चारों कंपनीज आई, तो यहीं से इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म का दौर स्टार्ट हुआ। तो इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म में आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। जो पावरफुल कंट्री होता है वो वीक कंट्री को पावर यूज करके अपने कंट्रोल में लेता है और फिर उसका शोषण करता है। इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म जो इंग्लैंड के केस में है, जिसने इंडिया को अपनी एक कॉलोनी बनाया, इसे हम 3 फेजेस में देख सकते हैं। पहला फेज हम देखेंगे 1757 से लेके 1813 तक, 1757 से 1813 तक। दूसरा फेज 1813 से लेके 1860 तक, और तीसरा फेज 1860 के बाद। ठीक है, इन तीनों ही फेज में ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज लगातार इंडिया को लेके चेंज होती रहेंगी। अब जैसे अगर हम पहला फेज देखें 1757 में, 1757 से लेके 1813 तक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए। 1757 में इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है वो अपने पूरे स्ट्रेंथ पे, वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया में अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कुछ लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, जैसे बैटल ऑफ पलासी 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, और यहाँ पे आपको बड़े बड़े गवर्नर जनरल्स के नाम सुनाई पड़ेंगे, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली, जिनकी सब्सिडरी अलायंस बहुत कॉमन थी। ठीक है, दूसरा फेज जो आएगा वो 1813 से 1860 वाला होगा। ये इसे बोलते हैं फ्री ट्रेड फेज। जो पहला फेज था उसे बोलते हैं मर्केंटिलिस्टिक फेज। मर्केंटिलिस्टिक फेज में क्या हो रहा था? अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा रहा था। अब फ्री ट्रेड में क्या होगा कि 1813 आते आते तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फुल्ली डेवलप हो गया है, और वहाँ का जो दूसरा कैपिटलिस्ट क्लास है वो अब अपोज करने लगा है कि इंडिया के साथ ट्रेड में मोनोपोली सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों दी गई है। ठीक है, यह अपोजिशन इतना बढ़ जाता है कि इसके लिए 1813 का कार्टर एक्ट आता है, कार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है इंडियन मार्केट्स के ऊपर, उसे एंड कर दिया जाता है।
बट दो चीज़ों में इनकी मोनोपोली अभी भी बरकरार रहती है। किस चीज़ पे? ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। मतलब चाय में जो ट्रेड हो रहा है उस पर, और जो चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है उसमें इनकी मोनोपोली बरकरार रहती है। इसके बाद आता है 1833 का कार्टर, जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली टोटली एंड कर दी जाती है। मतलब इससे पहले क्या था, मोनोपोली तो ख़त्म हो गई थी, मगर चाय के ट्रेड में और चाइना के साथ ट्रेड में इनकी मोनोपोली बरकरार थी। अब ये भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब जो इसका तीसरा फेज़ आता है वो है 1860 के बाद। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये एरा है न्यू कैपिटलिज्म का या फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का। मतलब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट का री इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रॉफिट गेन करेंगे। इसके लिए इन्हें क्या करना होगा, इंडिया को कस के पकड़ के रखना होगा। दे हैव टू होल्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिया फर्मली। ठीक है, यहाँ पे आपको जो गवर्नर जनरल्स के नाम सुनाई पड़ेंगे इस फेज में, वो होंगे जैसे लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। कर्जन का तो आपको मालूम ही है, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज के लिए इनका नाम बोला जाता है। ठीक है, तो इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म का 3 फेजेस, 3 कंसेप्ट्स आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश कैसे हुई। ठीक है, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनीज की जो भी पॉलिसीज रही इंडिया को लेके, उसे हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन 1750 से पहले और दूसरा सेक्शन 1750 के बाद। तो देखिए 1750 से पहले क्या हो रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी है वो केवल ट्रेडिंग की है, टेरिटरी में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट 1760 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे जब काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो 1760 के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बन जाती है और ट्रेड के साथ साथ अब ये टेरिटरी भी एक्वायर करना चाहेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के ऊपर इन्हें पूरा होल्ड चाहिए, इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना है इन्हें। तो 1760 से 1750 से पहले ओनली ट्रेड, 1750 के बाद ट्रेड भी और टेरिटरी भी। ठीक है, तो यहाँ पे होती है बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी कब होगी, 22 जून 1757 को होगी। यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी में इन्वॉल्व कौन कौन लोग होंगे, देखिए जो गवर्नर ऑफ बंगाल हैं सिराजुद्दौला वो होंगे, मीर जाफर जो सेनापति थे, और मीर कासिम। ठीक है, ये 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस लड़ाई में क्या होगा, फाइनली ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे, क्योंकि वो एक कॉन्स्पिरेसी करेंगे। एक्चुअली ये एक लड़ाई नहीं थी, ये कॉन्स्पिरेसी थी, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने नवाब के आदमियों को मिला लिया था अपने साथ, और उसकी वजह से ये लड़ाई जीत गए थे। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल थे नवाब के अगेंस्ट, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लोग क्या थे, उनके नाम आपको याद रखने हैं। मीर जाफर थे, खादिम खान, मीर जाफर क्या थे, मीर बख्शी थे। ठीक है, मानिक चंद थे जो ऑफिसर इंचार्ज थे कलकत्ता के, खादिम खान ये क्या थे, ये बख्शी थे, जगत सेठ ये एक बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल थे, और ओमी चंद ये एक रिच ट्रेडर थे। जब इतने सारे लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ मिला लिया, तो फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। बट इट वॉज नॉट एन एक्चुअल वॉर, इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी। और इसीलिए नवीन चंद्र सेन ने अपनी एक बुक में लिखा है, अ नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम फॉर इंडिया बिगैन, अ नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम फॉर इंडिया बिगैन। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे लड़ाई जीत गए तो क्या हुआ, मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर को जब बंगाल का नवाब बनाया जा रहा है,
तो बदले में मीर जाफर को भी इन्हें कुछ देना होगा। तो मीर जाफर ने क्या किया, 24 परगनास इन्हें दे दिया, और इसके साथ साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्हें फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी। ठीक है, बट मीर जाफर जो हैं, जब बहुत ज़्यादा दिनों तक ब्रिटिशर्स की डिमांड्स को फुलफिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो 1760 में इन्हें हटा दिया गया और इनकी जगह मीर कासिम, जो कि इनके ही मतलब सन इन लॉ थे, उनको बंगाल का नवाब बना दिया गया, मीर कासिम को। ठीक है, जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, तो इसके बदले में भी ब्रिटिशर्स को कुछ मिलेगा। क्या मिला उन्हें? बर्दवान, मिदनापुर और चिटागोंग, ये 3 एरियाज की जमींदारी इनके हाथ लग गई। ठीक है, अब इसके बाद मीर कासिम को जब यहाँ का बंगाल का नवाब बनाया गया, तो अब इन्होंने बंगाल में रिफॉर्म्स स्टार्ट किए और इन्होंने अपनी कैपिटल बंगाल से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी गई। जो कैपिटल थी उसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि और जो ब्रिटिशर्स दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे, जो पासेस का मिसयूज़ कर रहे थे, उसे रोकने की कोशिश करी गई। इसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका एजिटेशन हो गया और मीर कासिम वहाँ से भाग के पहुँचे कहाँ? अवध। ठीक है, इसी समय बंगाल में मीर जाफर को फिर से वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया गया, बट उनकी डेथ के बाद उनका जो लड़का था, मतलब मीर जाफर का लड़का नईमुद्दौला, उनको बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, अब नईमुद्दौला को बनाया गया तो रिटर्न में फिर ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ वहाँ से लेंगे। तो अब की बार इन्हें बंगाल की निज़ामत हाथ लग गई। निज़ामत का मतलब होता है पुलिस और लॉ। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर दोनों चीज़ें इनके हाथ लग गई। तो पहले क्या हुआ, जब मीर जाफर को इन्होंने बनाया नवाब, बंगाल का नवाब बनाया, तो इन्हें क्या मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का फ्री ट्रेड मिला। 24 परगना इनके हाथ लग गया। मीर जाफर के साथ जब खटपट हुई, बात नहीं जमी, तो 1760 में इन्हें हटा दिया गया और मीर कासिम, इन्हीं के दामाद को वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बदले में मीर कासिम ने इन्हें क्या दिया? बर्दवान, चिटागोंग और मिदनापुर, यहाँ की जमींदारी इनके हाथ लग गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम ने रिफॉर्म्स स्टार्ट किए बंगाल में, और उसने क्या किया, उसकी जो कैपिटल थी स्टेट की, राज्य की, वो मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके मुंगेर कर लिया। क्योंकि पहले चीज़ तो यह था कि वो ब्रिटिशर्स के इंटरफेरेंस को कम करना चाहता था और दस्तक के मिसयूज़ को रोकना चाहता था। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के साथ एजिटेशन स्टार्ट हो गया। एजिटेशन स्टार्ट होने से मीर कासिम वहाँ से भाग गया। उसे मालूम था ये लोग मार देंगे। भाग के वो गया कहाँ? अवध गया। ठीक है, अब मीर कासिम जब गद्दी पे नहीं था, तो अगला गद्दी पे किसे बैठाया गया? मीर जाफर को बैठाया गया, और जल्दी ही उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद जो मीर जाफर का लड़का था नईमुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसे बंगाल का नवाब बनाने से क्या हुआ, उससे भी अंग्रेज अब कुछ ना कुछ लेंगे, तो बंगाल की निज़ामत उनके हाथ लग गई। निज़ामत का मतलब होता है पुलिस और लॉ। ठीक है, तो देखिए, बैटल ऑफ पलासी से ब्रिटिशर्स को बहुत सारे फायदे हुए। ठीक है, फ्री ट्रेड मिल गया, निज़ामत मिल गई और ज़मींदारी मिल गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इसके बाद होगी बैटल ऑफ बक्सर। ये लड़ी जाएगी कब? 22 अक्टूबर 1764 को। ये लड़ाई जो है बैटल ऑफ बक्सर, देखिए बैटल ऑफ पलासी जो थी वो एक्चुअली एक लड़ाई नहीं थी, वो एक कॉन्स्पिरेसी थी। बट बैटल ऑफ बक्सर एक प्रॉपर लड़ाई होगी, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ेगी 3 इंडियन पावर्स के साथ। 3 इंडियन पावर्स कौन कौन है? शाह आलम II, जो कि मुगल एम्परर है, शुजाउद्दौला, जो कि नवाब ऑफ अवध हैं, और तीसरे कौन हैं? मीर कासिम, जो भाग के आए हैं अवध में, नवाब ऑफ बंगाल है ये। इन तीनों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ेगी, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रॉपर लड़ाई के तहत इनको डिफीट करेगी।
और ये शो करेगी, अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी को शो करेगी। जब लड़ाई ख़त्म होती है तो इस लड़ाई को एंड करें। देखिए, ब्रिटिशर्स का एक कॉमन प्रिंसिपल है, जब वो लड़ाई जीतेंगे या वो लड़ाई हारेंगे, एक ट्रीटी करेंगे। तो यहाँ पे लड़ाई के बाद 1764 में लड़ाई होती है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ट्रीटी होगी किसके साथ? जो मुगल एम्परर है उसके साथ, मतलब शाह आलम II के साथ और शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, इनके साथ ये ट्रीटी हो जाएगी। अब इस ट्रीटी में होगा क्या? शाह आलम II ये क्या करेंगे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको दे देंगे। ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी इनको मिल जाएगी। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट टैक्स, राजस्व वसूल करने का अधिकार, ये इनको मिल जाएगा। तो ओवरऑल इन दो लड़ाइयों से इन्हें क्या क्या हासिल हुआ? 24 परगना, फ्री ट्रेड, निजामत और जमींदारी। इसके साथ साथ लास्ट की जो लड़ाई है, यहाँ से इनको दीवानी भी मिल जाती है। तो जितनी भी मेजर चीज़ें थी वो यहाँ पे इन्होंने कैप्चर कर ली। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स आगे चलेंगे साउथ इंडिया की ओर, और यहाँ पे होगी एंग्लो मैसूर वॉर। तो एंग्लो मैसूर वॉर को समझने से पहले हमें स्टेट ऑफ मैसूर को समझना होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ मैसूर का जो पीरियड है वो 1761 से 1799 तक का है। ठीक है, 1761 में इस मैसूर को इस्टेब्लिश किया था हैदर अली ने, जो 1761 से 1782 तक गद्दी पर थे। ही इस्टेब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मैसूर। 1782 में इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद इनका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर आता है। तो 82 से लेके 1799 तक टीपू सुल्तान गद्दी पर रहेंगे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के समय में ही एंग्लो मैसूर वॉर्स होंगी, एंग्लो मैसूर वॉर्स। तो जो पहली एंग्लो मैसूर वॉर होती है वो 1767 से लेके 1769 तक चलती है, 2 साल। ठीक है, ये लड़ाई किसके बीच में होती है? हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। और ब्रिटिश साइड से कौन था? बैरालॉस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल बैरालॉस्ट, उनके साथ ये लड़ाई होगी। और ये लड़ाई ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। ठीक है, मद्रास की संधि के साथ ये लड़ाई ख़त्म होती है। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी जाएगी 1780 से लेके 1784 तक, 1780 से लेके 1784 तक, जहाँ पे 1780 से लेके 82 तक हैदर अली से लड़ेंगे। 82 में हैदर अली की डेथ हो जाएगी। इसके बाद 82 से 84 तक इसे टीपू सुल्तान कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रिटिश साइड से जो इस लड़ाई को लड़ेंगे वो हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को से रिलेटेड एक रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यह आपको याद रखना है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी और वनडे एग्जाम्स में भी। तो जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर थी, इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो पहली एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास से, दूसरी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से 1784 में। और ये जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इसमें दोनों पार्टीज ने एक दूसरे की टेरिटरीज इन्हें वापस कर दी, मतलब किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर इसके बाद होती है तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर। ये 1790 से लेकर 1792 तक चलेगी। यहाँ पर ईस्ट इंडिया, यहाँ पे देखिए अब टीपू सुल्तान का सामना होगा 3 पावर्स के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी तो है ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ेगा? यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस लड़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्लस मराठास और निजाम्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देंगे। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान हारेंगे और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन होगी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। ठीक है, अब इस ट्रीटी के हिसाब से टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य
सरेंडर करना होगा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के क्लॉज के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए जब ये लड़ाई ख़त्म हुई तो कॉर्नवालिस ने कमेंट किया, उसका कमेंट बहुत फेमस है, वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी, वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में दिया गया है और पूछा गया है कि ये फेमस स्टेटमेंट किसका है, तो आपको पता चल गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट है। इसके बाद होगी चौथी एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में, ये होगी टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो गवर्नर जनरल इस लड़ाई को लड़ेंगे वो होंगे वेलेज़ अली, और इसी लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एंग्लो मैसूर वॉर्स खत्म होती हैं। अब देखिए साइड बाय साइड मराठास के साथ भी ब्रिटिशर्स का तनातनी चलता रहेगा, तो एंग्लो मराठा वॉर्स हमें देखनी होंगी। मराठास के साथ जो फाइट या एजिटेशंस चलेंगे वो 1775 से लेकर 1818 तक चलेंगे, 1775 से लेके 1818 तक। यहाँ पहली एंग्लो मराठा वॉर लड़ी जाएगी 1775 में, और ये चलेगी कब तक, 82 तक। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कहाँ से कहाँ तक लड़ी जाएगी, 1775 से लेके 1782 तक, और ये लड़ाई खत्म होगी ट्रीटी ऑफ सालबाई से, ट्रीटी ऑफ सालबाई। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी जाएगी 1803 से लेके 1806 तक। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट मराठा सरदार्स के साथ डिफरेंट ट्रीटीज होंगी, वो हर एक ट्रीटी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगी 1816 से लेके 1818 तक, और 1818 आते आते तक मराठास पूरी तरह से ख़त्म कर दिए जाएंगे। दिस ईयर इज मार्क्ड एज द एंड ऑफ द मराठा पावर, ठीक है। तो ये था कहानी का पहला भाग, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में इस्टेब्लिश हो गई, कैसे शोषण किया गया, ठीक है। अब कहानी का नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो मॉडरेट्स ने ली, एक्सट्रीमिस्ट ने ली, गांधीयन फेज में क्या हुआ, और फाइनली ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।